लेसन ठोसों के यांत्रिक गुण यानी प्रत्यास्थता। बच्चों इसका पहला टॉपिक है कि विरूपक बल यानी डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। हमने यहाँ पे जैसा कि बताने की कोशिश की है, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर उसकी आकृति, आकार अथवा स्थिति में परिवर्तन हो जाए, तब इस अवस्था में वस्तु विरूपित कहलाती है तथा वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल विरूपक बल कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम एक रबर ले लेते हैं, रबर की एक स्टिक ले लेते हैं और अगर हम उस पर बल लगा करके खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ती चली जाती है, यानी उसका आकार बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार हमारे द्वारा उस रबर पर एक बल लगाते हैं तो वह बल जो होता है विरूपक बल होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल यानी विरूपक बल जो बाह्य बल लगता है, विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है अथवा प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं तथा जिस वस्तु में यह गुण पाया जाता है उसे प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। जैसे रबर हो गई, आपकी स्प्रिंग हो गई। अभी हमने उदाहरण लिया था कि जैसे हम रबर की एक स्ट्रिप ले लेते हैं, एक पट्टी लेते हैं, उसे हम खींचते हैं यानी हम बाह्य बल लगाते हैं तो उसका आकार बढ़ता चला जाता है। जो बाह्य बल लगाते हैं वही हमारा विरूपक बल होता है। अगर हम उस बाह्य बल यानी विरूपक बल को हटा दें तो वो रबर की स्ट्रिप जो होती है, पट्टी, वो अपनी मूल अवस्था में यानी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो हम ऐसी वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्थता बोलते हैं तथा जिन वस्तुओं में यह गुण पाया जाता है उन वस्तु को हम प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। इसके बाद प्रत्यास्थ के व्यवहार यानी इलास्टिक बिहेवियर क्या है कि इसके आधार पर वस्तुओं को कितने प्रकार में बांटा गया है। जैसे प्रत्यास्थ वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णता प्राप्त कर लेती हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ कहलाती हैं। जैसे पूर्ण प्रत्यास्थ में क्वार्टज की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है, जैसे स्टील की पत्ती, रबर की डोरी आदि। इसके बाद दूसरा है सुघट्ट या प्लास्टिक वस्तुएं, जैसा कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। सुघट्ट या प्लास्टिक वस्तुएं कौन सी? जैसे मोम या गीली मिट्टी। ये वह वस्तुएं होती हैं जिनमें विरूपक बल को हटा लेने पर ये पुनः अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं लौट पाती हैं। उसके बाद है दृढ़ वस्तुएं, रिजिड बॉडीज़। ऐसी वस्तुएं जिनकी अपनी एक निश्चित आकृति एवं आकार हो तथा उन पर बाह्य बल लगाने पर उसके कणों के बीच की सापेक्ष दूरियों में कोई परिवर्तन न हो तो दृढ़ वस्तुएं कहलाती हैं। वास्तव में प्रकृति में कोई भी वस्तु पूर्णता दृढ़ नहीं है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है। देखिए, जब हम एक रबर पर या किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं जो विरूपक बल होता है तो हर वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल या विरूपक बल की एक लिमिटेशन, एक सीमा होती है। जैसा कि विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसके लिए किसी वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, उस वस्तु के पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। कहने का अर्थ यह है कि विरूपक बल का एक ऐसा निश्चित अधिकतम मान जिससे आगे अगर हम और बल लगा दें तो वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटेगी। तो नहीं लौटेगी, इसका अर्थ ये हो गया कि उसमें प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाएगा। इसके बाद है अगला टॉपिक प्रतिबल। साम्य अवस्था में अब बात आती है कि यहाँ पे शब्द आया है कि साम्य अवस्था, यानी साम्य अवस्था क्या होती है। तो देखिए,
जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, बाह्य बल लगाते हैं, तो वो विरूपक बल होता है। तो वस्तु के अंदर यानी आंतरिक एक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है। वो प्रतिक्रिया बल हमारे द्वारा लगाए गए विरूपक बल के विपरीत दिशा में और बराबर होता है, समान होता है। इस स्थिति में वस्तु साम्यावस्था में कहलाती है। तो वही शब्द मैंने यहाँ पे लिखा है, साम्यावस्था में वस्तु के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल यानी प्रत्यानयन बल को हम प्रतिबल कहते हैं। प्रत्यानयन बल की दिशा विरूपक बल के विपरीत दिशा में होती है, जैसा कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद इसका डेरिवेशन है कि प्रतिबल बराबर क्या होता है। तो हम जानते हैं, जैसा कि हमने अभी जो बताया है वो यहाँ पे नोट भी किया है, प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिक्रिया बल, और आंतरिक प्रतिक्रिया बल जो होता है वो विरूपक बल के बराबर होता है। तो बटे में क्षेत्रफल ए, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रतिबल बराबर F बटे ए, यानी बल बटे विरूपक बल बटे क्षेत्रफल। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या पास्कल भी बोलते हैं। इसके बीमा अगर हम लिखें तो बल की बीमा हम जानते हैं mLt-2 होती है, और क्षेत्रफल L2 होती है। तो हम इसे लिख सकते हैं mL-1t-2। इसके बाद अगला टॉपिक है विकृत। अब हम विकृत के बारे में पढ़ेंगे कि विकृत क्या होती है। जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो उसके आकार अथवा रूप अथवा दोनों में परिवर्तन हो जाता है, तो यह कहा जाता है कि वस्तु विकृत हो गई है। ऐसी स्थिति में वस्तु के आकार अथवा रूप में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृत कहते हैं। यहाँ पे एक नोट पॉइंट भी दिया हूँ, विकृत एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है और यह एक विमाहीन राशि मानी जाती है। यानी ना तो इसका कोई मात्रक होता है और ना तो इसकी विमा होती है। इसके बाद वस्तु में उत्पन्न विकृति के प्रकार 3 प्रकार होते हैं, जो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। एक अनुदैर्ध्य विकृत होती है, दूसरा आयतन विकृत होती है, तीसरा अपरूपण विकृति होती है। अपरूपण विकृति में क्या होता है कि ये थोड़ा सा देख लीजिए। अपरूपण विकृति में यदि विरूपक बल वस्तु की केवल आकृति में परिवर्तन करता है जबकि उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपरूपण विकृति कहलाती है। जो कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, एक बेलनाकार मैंने लिया था, उसके बाद यहाँ पर स्पर्शरेखी फोर्स लगाते हैं, स्पर्शरेखी बल लगाते हैं, तो इसमें यहाँ पे डेल्टा x का परिवर्तन होता है। तो डेल्टा x इसकी ओरिजिनल जो लेंथ थी वो L थी, तो परिवर्तन डेल्टा x का बटे कैपिटल L हो जाता है। इसके बाद आपका हुक का नियम है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। प्रत्यास्थता की सीमा में किसी पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी प्रतिबल समानुपाती विकृति, समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, नियतांक प्रयोग करते हैं, कैपिटल E इंटू विकृत, तो कैपिटल E बराबर प्रतिबल बटे विकृति। यही हुक का नियम है। इसका मात्रक, अगर हम इस मात्रक की बात करते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है, ये आपका प्रत्यास्थता गुणांक एक तरह का हम कह सकते हैं कि प्रत्यास्थता गुणांक होता है। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि प्रत्यास्थता गुणांक, ये जैसा कि यहाँ पे लिख दिया गया है, प्रत्यास्थता गुणांक। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और इसकी विमा वही हो जाएगी जो अभी हमने पहले पढ़ी थी, कैपिटल M L-1 T-2। उसके बाद है प्रतिबल विकृति वक्र। ये थोड़ा सा समझने वाला है कि इसमें क्या होता है, तो इसको आप देख लीजिए कि जैसा कि
हुक के नियमानुसार किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृत के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु यह तथ्य लघु विकृतियों के लिए ही सत्य है। इसलिए यदि किसी तार के लिए उसमें उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृत के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो यह ग्राफ एक सरल रेखीय रहता है, जो कि आपको ग्राफ में O से P तक दिखाया जा रहा है। ग्राफ का जो भाग OP है, यहाँ से O से P एक सरल रेखा है जो यह प्रदर्शित करता है कि इस भाग में तार की लंबाई में वृद्धि उस पर लटकाए गए भार के अनुक्रमानुपाती, अर्थात तार हुक के नियम का पालन करता है। बिंदु P पर प्रतिबल का मान आनुपातिक सीमा कहलाता है। बिंदु P पर देखिए, यहाँ पर को दिखाया गया है। ग्राफ के इस भाग में ग्राफ का जो ढाल है, ये जिसको हम प्रवणता कहते हैं, ढाल तार के पदार्थ के यंग प्रत्यास्था गुणांक y के बराबर है। यानी y बराबर जो OP का ग्राफ है, OP की जो ढाल है वो उसके बराबर हो जाएगी। इसमें O से Q तक का जो क्षेत्र है, O से Q तक का क्षेत्र ये प्रत्यास्थ क्षेत्र है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और Q से T तक का जो क्षेत्र है वो प्लास्टिक क्षेत्र है। यानी इसमें प्रत्यास्थ क्षेत्र का मतलब ये कहने का है कि विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी मूल यानी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। O से Q के बीच में और Q से T के बीच में विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटती है, जो कि इस ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है।